हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजन सिंह साइंस क्लासेस चैनल पर। और मैं राजन सिंह, और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा उसके कार्य को। ठीक है, तो ये सेल बायोलॉजी जो है आपको बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर में स्टडी करना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग को स्टडी करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है, ठीक है, तथा कार्य जो है उसका वर्णन करें। इसी प्रकार राइबोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या जो भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, जो भी हो, तो सभी के बारे में स्टडी हम लोग को करना है सेल बायोलॉजी के अंतर्गत, जो कि हमारा बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर के हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है उसको इस वीडियो के अंतर्गत कम्प्लीटली स्टडी करेंगे तथा उसका जो भी कार्य है उसको वर्णन करेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के ऊर्जा संयंत्र या पावर प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा संयंत्र या पावर प्लांट्स होते हैं जो ऑक्सीकरण द्वारा भोजन से प्राप्त ईंधन कणों में उपस्थित ऊर्जा को मुक्त कर रासायनिक ऊर्जा के अन्य रूप तैयार करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दो यूनानी शब्दों माइटो, ठीक है, माइटोस मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, सूत्र, तथा कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया मतलब होता है ग्रेन्यूल, कणों से मिलकर बना है। देखिए, दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। माइटोस मतलब होता है थ्रेड, सूत्र मतलब धागा, और कॉन्ड्रिया मतलब होता है ग्रेन्यूल, कण। ये दोनों से मिल करके जो है, ये दो यूनानी शब्दों से मिल करके यह माइटोकॉन्ड्रिया बना है। यह प्रोटोजोआ तथा अन्य जीवधारियों की कोशिकाओं में उपस्थित कण या सूत्र है तथा इनमें अकारकीय, जैव व रासायनिक तथा कार्जिकीय गुण इनके विशेष लक्षण है। इनका आकार जो है, माप, जीवित कोशिका में दिखाई देना, विशेष स्ट्रेनिंग गुण, विशिष्ट संरचनात्मक संगठन, लाइपोप्रोटीन्स का बना संगठन, अनेक एंजाइम्स तथा सह एंजाइम्स, को एंजाइम्स की उपस्थिति इनके विशिष्ट लक्षण है। क्या क्या विशिष्ट लक्षण है? तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है इनका आकार है, माप है, जीवित कोशिका में दिखाई देना, विशेष स्ट्रेनिंग गुण, विशिष्ट संरचनात्मक संगठन, लाइपोप्रोटीन्स का बना संगठन, अनेक एंजाइम्स तथा सह एंजाइम्स जो है इसकी उपस्थिति इनके विशिष्ट लक्षण है। क्या है? तो हमारा विशिष्ट लक्षण है। इन्हें सर्वप्रथम 1894 में, कब? तो 1894 में जो है इन्हें सर्वप्रथम 1894 में आल्टमैन, कौन साइंटिस्ट थे? तो आल्टमैन ने देखा और इन्हें जो है बायोब्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? तो बायोब्लास्ट नाम दिया। किसने? तो आल्टमैन ने। कब? तो 1894 में, सर्वप्रथम 1894 में जो है आल्टमैन ने देखा और इन्हें बायोब्लास्ट नाम दिया। बाद में बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। फाइनली जब बेंडा साहब आए तो बेंडा साहब ने इसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो यूनानी शब्दों से मिल करके बना है। एक माइटोज मतलब होता है थ्रेड, मतलब सूत्र, धागा, तथा कॉन्ड्रिया मतलब होता है ग्रेन्यूल, जिसका अर्थ होता है कण। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं और इसका जो भी देखेंगे आप लोग कि होगबूम, ठीक है, होगबूम तथा इनके सहकर्मियों ने 1948, ठीक है, सुनिश्चित रूप से यह सिद्ध किया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। जो कोशिकीय श्वसन होता है वह कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। कौन बताया? तो होगबूम तथा उनके जो सहकर्मी थे उन्होंने जो है 1948 में सुनिश्चित रूप से जो है यह सिद्ध किया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना ज्ञात हुई है वह संरचना एक कार्जिकी के संबंधों के एकीकरण का अति उत्तम जो है उदाहरण प्रस्तुत करती है। माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में गतिशील तथा अन्य अंगिकाओं के साथ क्रिया करने में सक्षम होते हैं तथा उन सैकड़ों प्रोटीन्स में से जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है, अधिकतर केंद्रक में उपस्थित जीन्स में कूट रूप लोडेड होती है
और वह जो है प्रोटीन्स संश्लेषण के उपरांत माइटोकॉन्ड्रिया को ले जाई जाती है। कब ले जाई जाती है? तो वह प्रोटीन्स संश्लेषण जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसके उपरांत माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ले जाई जाती है। आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो डायग्राम के थ्रू भी हम लोग समझेंगे कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो भी मॉर्फोलॉजी है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे डायग्राम भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह अपेक्षिक रूप से अस्थायी रचनाएं हैं तथा इनका विशिष्ट घनत्व व स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कोशिका द्रव से अधिक होता है। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विशिष्ट घनत्व, कोशिका द्रव से अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आकार, आयतन आदि में जो है रासायनिक, प्रासरणीय, ऑस्मोटिक तथा यांत्रिक रासायनिक मेकनोकेमिकल कारणों से परिवर्तन हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार परिवर्तनशील होता है पर सामान्यतः या कणिका या तंतु जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? तो कणिका होते हैं या तंतु जैसे होते हैं। कदाचित कार्जिकीय अवस्थाओं में किसी माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिरा जो है फूल जाता है। क्या हो जाता है? तो कार्जिकीय अवस्थाओं में किसी माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिरा जो है फूल जाता है, जिससे यह मुगदर के आकार का हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो मुगदर के आकार के हो जाते हैं या एक सिरा इस प्रकार खोखला हो जाता है कि यह टेनिस के रैकेट जैसे दिखने लगते हैं। कैसे दिखने लगते हैं? तो हमारे टेनिस के रैकेट के जैसे जो है दिखने लगते हैं। कभी इन्हें केंद्र में एक स्वच्छ क्षेत्र विकसित हो जाने से यह धानीयुता वेसिकुलर जो है दिखाई देते हैं। इनका आकार एक से दूसरी कोशिका में भिन्न होता है, पर एक जैसी एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया भी लगभग एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? तो हमारे इनका आकार एक से दूसरी कोशिका में भिन्न होता है, पर एक जैसी या एक सा कार्य करने वाली कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी लगभग एक जैसे होते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है, देख सकते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन सेक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा आउटर चैम्बर है, ठीक है, आउटर चैम्बर है। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है इधर वाला। उसके बाद ये हमारा ग्रेन्यूल है, ठीक है, ग्रेन्यूल है। ये हमारा क्रिस्टी है और ये मैट्रिक्स है और ये सेंट्रल कैविटी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन सेक्शन इस डायग्राम में कम्प्लीटली आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो भी जो भी उसका पार्ट होता है, आउटर चैम्बर हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ग्रेन्यूल हो गया, क्रिस्टी हो गया, मैट्रिक्स हो गया, सेंट्रल कैविटी हो गया, उसको हम लोगों ने देखा है। फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर जो है पाया जाता है और वहाँ पर जो है सेल के अंदर से जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल करके और तब हम लोग जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर फिगर में, ठीक है, फिगर में मैं बता रहा हूँ कि इसको सेल से, मान लीजिए एक सेल है, तो सेल से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या किए हैं, बाहर निकाल दिए हैं और तब जो है हम लोग कम्प्लीटली इसका स्टडी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके माप के बारे में, साइज़ के बारे में। अगर माप की बात करें हम लोग साइज़ की, तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अधिकांशतः या 0.5 माइक्रोन चौड़े होते हैं और अधिकतम 7 माइक्रोन जो है लंबे हो सकते हैं। ये माप जो है साइज़ बताया गया है कि अधिकांशतः या 0.5 माइक्रोन चौड़े और अधिकतम 7 माइक्रोन लंबे हो सकते हैं। अगर बात करें वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह कोशिका द्रव में समान रूप से वितरित रहते हैं। फिर भी इसके अनेक अपवाद हैं। क्या है? तो अनेक अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। कुछ कोशिकाओं में या केंद्रक के निकट स्थित होता है। कुछ ऐसा सेल है जहाँ पर देखा जाता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके निकट जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और कहीं कहीं पर जो है देखा जाता है कि फिर कोशिका की परिधि की ओर स्थित होता है, ठीक है। कुछ कोशिकाओं में या केंद्रक के निकट स्थित होता है या फिर जो है कोशिका की परिधि की ओर जो है वह स्थित होता है। कहीं कहीं परिधि जो होता है उधर जो है स्थित होता है। यदि इनमें बहुत अधिक ग्लाइकोजेन और वसाएं भर जाए तो यह अपन स्थान से जो है हट जाते हैं। अगर बहुत अधिक जो है ग्लाइकोजेन भर जाएगा या वसाएं जो होती है, फैट्स, वो भर जाए तो यह अपन जो है अपने स्थान से हट जाते हैं। अपने स्थान से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। कोशिका
कोशिका विभाजन के समय यह तर्कु के निकट एकत्र हो जाते हैं। कहाँ? तो तर्कु के निकट एकत्र हो जाते हैं तथा विभाजन हो जाने पर यह दोनों पुत्री कोशिकाओं में लगभग समान रूप से बट जाते हैं। जब सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है, तो उस समय क्या होता है कि उस समय सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तर्कु के निकट एकत्र हो जाते हैं, तब विभाजन हो जाने पर यह दोनों पुत्री कोशिकाओं में लगभग समान रूप में जो है से बट जाते हैं। वितरण की दिशाएं भी लगभग निश्चित होती है। बेलनाकार कोशिकाओं में यह जो है आधार या शीर्ष क्षेत्र से अधिक होते हैं, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं में यह तारक काय या सेंट्रियोल के सापेक्ष जो है और ये रेडियल दिशाओं में वितरित होते हैं। ठीक है, तो देख लिए कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में जो है यह तारक काय जो होता है सेंट्रियोल के सापेक्ष और ये रेडियल दिशाओं में वितरित होते हैं। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या कोशिका के प्रकार एवं कार्जिकीय स्थिति पर जो है निर्भर करती है। यकृत कोशिकाओं में जो हमारा लीवर सेल्स है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कुल प्रोटीन का 30 से 35%, 30 से 35% तथा वृक्क कोशिकाओं में मतलब हमारा जो किडनी है उसकी सेल्स में 20% जो है बनाती है। ठीक, क्या बनाती है? तो यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कुल प्रोटीन का 30 से 35% तथा वृक्क जो है हमारा किडनी उसके कोशिकाओं में जो है 20% बनाती है। ठीक है, प्रोटीन। आगे चलते हम लोग अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की अगर बात करें हम लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया दो कलाओं द्वारा जो है बने दो कक्षों का बना होता है। बाह्य कला माइटोकॉन्ड्रिया को आवृत करती है तथा लगभग 6 नैनोमीटर जो है वो क्या होती है, मोटी होती है। इस कला के अंदर इससे लगभग जो है 6 से 8 नैनोमीटर दूर अंतः कला इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का हिंदी ही होता है कला, कला। ठीक है, मेम्ब्रेन, अंतः कला इनर मेम्ब्रेन होती है। अतः अंतः कक्ष माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है हमारा की गुहा में बलयन द्वारा पटों के रूप में निकली रहती है। इन पटों को जो है क्रिस्टी जो हमारा होता है कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। किसको क्रिस्टी कहते हैं? तो अंतः कक्ष माइटोकॉन्ड्रिया के गुहा में जो वलयन द्वारा पटों के रूप में निकली रहती है, इन पटों को जो है क्रिस्टी कहते हैं। अंतः कक्ष माइटोकॉन्ड्रिया को दो भागों में विभाजित करता है। पहला बाह्य कक्ष आउटर चैम्बर और बाह्य तथा अंतः कक्ष इनर चैम्बर के मध्य होता है। अतः यह क्रिस्टी के केंद्र में भी होता है। 2 नंबर, अंतः कक्ष में अपेक्षाकृत सघन प्रोटीन जो है हमारा युक्त पदार्थ भरा होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है समांगी होता है, परंतु कुछ स्थितियों में इसमें जो है अति सूक्ष्म सूत्रीय पदार्थ होते हैं या फिर जो है सघन सूक्ष्म कण हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे जो डायग्राम है इसको हम लोग देखते हैं। फाइनली हमारा ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू शो द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट का डायग्राम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है आउटर चैम्बर है, ये लेयर ऑफ प्रोटीन है, ये लेयर ऑफ लिपिड है, ये जो है हमारा पार्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा F1 पार्टिकल के बाद रेस्पायरेशन चेन एंजाइम्स है। नेक्स्ट अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट है और F1 पार्टिकल है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन टू शो द मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट, इसका जो है यहाँ पर डायग्राम दिया है। इसको हम लोग देख लिए। एक जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें डायग्राम बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, तो इस डायग्राम को आप लोग बना करके जो है 1-2 बार जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है हमारा उसका जो भी फंक्शंस है उसको बताने के लिए और उसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग वर्णन करेंगे इसको डायग्राम को बना करके। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखेंगे आप लोग यहाँ पर, चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है तो इसको मैं फटाफट आप लोगों को बता भी रहा हूँ। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखा करिए, जिससे सारी बातें जो है माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी हुई जो भी कन्फ्यूजन है सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए जो है इतना सारा मेहनत किया जा रहा है।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब नए वीडियोज़ अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आवे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए, जिससे हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपको और सारे वीडियोज़ जो है बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर हम लोग स्टडी कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पूरे जो है स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देख रहे हैं हम लोग। तो अब आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जो है मैट्रिक्स के कणों में फास्कोबासाएं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पर चूंकि हिंदी जो है गलत लिखा है, फॉस्फो होगा, फॉस्फोलिपिड्स होती है जो इसे कैल्शियम के प्रति जो है बंधुता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? तो बंधुता प्रदान करती है कैल्शियम के प्रति। तथा कैल्शियम जो है फॉस्फेट की इन कणों में उपस्थिति का कोई प्रमाण ज्ञात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी साधारणतया जो है अपूर्ण पट होते हैं, जो आंतरिक कक्ष की निरंतरता जो है समाप्त नहीं करते हैं, और इसलिए मैट्रिक्स जो है सारी गुहा में एक सा भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में छोटे छोटे राइबोसोम या राइबोसोम कहिए तथा एक वृत्तीय सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? तो सर्कुलर डीएनए होता है। बाह्य एवं आंतरिक कलाएं तथा क्रिस्टी को द्रव आणविक फिल्म समझा जाता है, जिसकी आणविक रचना सघन कॉम्पैक्ट होती है। मैट्रिक्स जेल जैसा पदार्थ है जिसमें बिले प्रोटीन्स तथा छोटे अणु पाए जाते हैं। यह द्रव ठोस संरचना इनके आकार में परिवर्तन और इनमें सूजन आने की विधि को स्पष्ट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला के कण, पार्टिकल ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से स्टडी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि पार्टिकल्स इन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कला ऐसे कणों से ढकी रहती है जिसमें से प्रत्येक एक वृत्त द्वारा कला से जुड़ा रहता है और 8.5 नैनोमीटर माप का होता है। ठीक है, माप का होता है। यह कण जो है एफ या आरंभिक कण कहे जाते हैं और एक दूसरे से नियमित रूप से 10 नैनोमीटर दूर होते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में इन कणों की संख्या जो है 104 तथा 105 के बीच होती है। यह कण एक विशेष एटीपी एसिड से संबंधित जाते हैं जो ऑक्सीडेशन तथा फॉस्फोरिलीकरण फॉस्फोराइलेशन की क्रियाओं को जोड़ते हैं। इन F1 अणुओं की अंतःकला के मैट्रिक्स की ओर वाले तल एम साइड या एम साइड पर उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की दृष्टि से आधारभूत महत्व का लक्षण है। F1 कणों का यह वितरण असममित होता है तथा विभिन्न पादपों, बैक्टीरिया, जंतुओं आदि की तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है। यह असममित प्रोटान पंप, ठीक है, प्रोटॉन पंप अर्थात H आयंस के प्रवाह की दिशा से संबंधित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में विस्तृत संरचनात्मक भिन्नताएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में विस्तृत संरचनात्मक भिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि क्रिस्टी तंत्रिका एवं पेशी कोशिकाओं में अनुदैर्ध्य कक्ष लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर होती है, अथवा क्रिस्टी जो है वह सरल या शाखान्वित हो सकते हैं। प्रोटोजोआ, कीटो तथा ग्लोमेरुलर क्षेत्र की एड्रिनल कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी नालिकावत मतलब ट्यूबुलर हो सकते हैं और यह नालिकाएं एक नियमित प्रक्रम में व्यवस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रत्येक इकाई आयतन में उपस्थित क्रिस्टी की संख्या भी भिन्न हो सकती है। यकृत एवं जनन कोशिकाओं में क्रिस्टी कम और मैट्रिक्स अधिक होता है, जबकि कुछ पेशीय कोशिकाओं में क्रिस्टी अधिक और मैट्रिक्स कम होता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रिस्टी इतने अधिक होते हैं कि यह अर्धमनिभीय मतलब क्यूसी क्रिस्टलाइन प्रतीत होता है। सर्वाधिक क्रिस्टी कीटों का उड़यन जो है पेशियों के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सामान्य निष्कर्ष यह है कि क्रिस्टी की संख्या का सीधा संबंध किसी माइटोकॉन्ड्रियान एकवचन माइटोकॉन्ड्रिया बहुवचन की ऑक्सीकरण क्रिया की क्षमता से होता है। अब है कि माइटोकॉन्ड्रिया का आणविक संगठन एवं कार्य। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका आणविक संगठन देखें
तो मोलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा स्थापनन मतलब एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग जो है क्या है अंगिकाएं हैं। इनमें कोशिका उपापचय से उत्पन्न होने वाले अनेक अपघटित पदार्थ प्रवेश करते हैं जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित हो जाते हैं। यह ऊर्जा जो है कोशिका के विभिन्न कार्यों में व्यय होती है। इस सारे कार्य के लिए O2 मतलब ऑक्सीजन गैस और एडीपी का माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश आवश्यक है, जिससे कि अंत में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा एटीपी जो है वह क्या होते हैं तो बाहर निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं तो बाहर निकलते हैं। कौन तो जिससे के अंत में जो है वह हमारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह एटीपी जो है वह बाहर निकलते हैं। पोषक पदार्थ की ऊर्जा अनेक जो उनके जो प्रत्येक अणु के सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड में जो है उपस्थित होती है। यह ऊर्जा एकदम से मुक्त नहीं होती है वरन धीरे धीरे नियंत्रित रूप से कई चरणों में मुक्त होती है। इस ऊर्जा को नए अणुओं के संश्लेषण यांत्रिक कार्यों कला का विभव अस्थायी रखने या विकसित ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। इन सभी कार्यों के बीच एक सर्वनिष्ठ सेतु एटीपी है जिसमें दो अंतस्थ बंध टर्मिनल बॉन्ड्स अति उच्च स्थितिक ऊर्जा जो है युक्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली ऊर्जा का यह रूपांतरण 3 सहयोजित कोऑर्डिनेटेड चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो हमारा वह है केब्स चक्र और दूसरा जो हमारा श्वसन श्रृंखला अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और जो हमारा तीसरा है वह है फास्फोरिलीकरण तंत्र। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऊर्जा का रूपांतरण जो है 3 सहयोजित कोऑर्डिनेटेड चरणों में पूर्ण होती है। तो पहला जो कोऑर्डिनेटेड चरण है वह है केब्स चक्र। तो कर्व्स साइकिल्स को हम लोग जानते हैं, कर्व्स चक्र कहिए या कर्व्स साइकिल कहिए। तो यह अनेक विलेय एंजाइमों की श्रृंखला द्वारा संपन्न होता है। यह एंजाइम भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं तथा डीकार्बोक्सिलीकरण या कहिए डीकार्बोक्सिलेशन में द्वारा जो है CO2 उत्पन्न करते हैं तथा उपापचयी पदार्थों से इलेक्ट्रॉन्स हटाते हैं। किससे हटाते हैं तो उपापचयी पदार्थों से इलेक्ट्रॉन्स हटाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि श्वसन श्रृंखला अथवा सेकेंड नंबर जो हमारा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला ऊर्जा का रूपांतरण 3 संयोजित कोऑर्डिनेटेड चरणों में पूर्ण होता है। तो सेकेंड है श्वसन श्रृंखला तथा अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह चरण जो है इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा ग्रहण करता है और उन्हें एक इलेक्ट्रॉन वाहक श्रेणी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में जो है स्थानांतरित कर देता है। प्रक्रिया सक्रिय ऑक्सीजन के साथ पूर्ण होती है और अनंत जल बनाती है। उसके बाद फाइनली हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला ऊर्जा का रूपांतरण जो है 3 संयोजित कोऑर्डिनेटेड चरणों में पूर्ण होता है। तो तीसरा नंबर लास्ट जो कोऑर्डिनेटेड चरण है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला ऊर्जा का रूपांतरण है तो वह है कि फास्फोरिलीकरण तंत्र है। तो लास्ट में क्या होता है क्रेब्स साइकिल के बाद श्वसन श्रृंखला अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है। उसके बाद फास्फोरिलीकरण तंत्र होता है, फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो फास्फोराइलेशन सिस्टम जो है यह श्वसन श्रृंखला से घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा हुआ तंत्र है जिससे सारी प्रक्रिया के 3 चरणों पर एटीपी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये है हमारा फास्फोरिलीकरण तंत्र, फास्फोराइलेशन सिस्टम। यह जो है यह क्या करता है तो श्वसन श्रृंखला से घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा हुआ वो तंत्र है जिससे सारी प्रक्रिया के 3 चरणों में जो है 3 चरणों पर एटीपी उत्पन्न होता है। तो फाइनली इस वीडियो के अंतर्गत जो है कंप्लीट हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को और उसका जो भी फंक्शंस है उसको कंप्लीट हम लोग जो है स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, ये बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर में जो है फाइनली ये हम लोग को स्टडी करना था कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर एवं उसके जो भी फंक्शंस हैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म्स में भी आपको बता दिया गया है ऊपर जब आप लोग शुरुआती दौर में वीडियो को देख रहे थे उस समय। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो इस क्वेश्चंस की तैयारी जो है आप लोग अच्छा से इसको लिख करके मेन पॉइंट्स को जो है नोट्स बना करके स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपको भी BS
जूलॉजी एंड बीएससी बॉटनी से जुड़े हुए और किसी अदर टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए। जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे उस टॉपिक से जुड़े हुए वीडियोज जो है इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट को भी चेक करें, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं बीएससी जूलॉजी के, जो कि काफ़ी आपके हेल्प होंगे उस वीडियोज को देख करके। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने स्टडी को कीजिए बीएससी जूलॉजी एंड बीएससी बॉटनी का। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और जो स्टूडेंट्स अदर्स स्टूडेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो बीएससी कर रहे हैं, उन तक इस चैनल का लिंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।